आप सही पार्लियामेंट बात। में तो बोल नहीं पा रहे, आप पार्लियामेंट में तो जवाब दे नहीं पा रहे क्योंकि वहां पे क्रॉस क्वेश्चन होगा आपसे। तो आप तो एक तरफा बात करने वाले व्यक्ति हैं, आप तो मन की बात करते हैं। तो आईआईटी में कोई छात्र खड़ा होकर पूछेगा नहीं सवाल, और कोई पूछेगा भी तो उसको आप पकड़ लेंगे और उसी को देशद्रोही बता देंगे, उसी को कह देंगे कि ये हमारे विपक्षियों ने भेज दिया सवाल पूछने। अगर कोई हम्म। व्यक्ति इसमें जो जो बच्चे आईआईटी में पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है वो इंटेलिजेंट होंगे। और जब ये बाबा बागेश्वर की बात करते हैं कि मैं तो हूं नहीं भाई बाबा बागेश्वर कि मैं जान लूं कि क्या होने वाला है। अगर कोई एक बच्चा इंटेलिजेंट खड़ा होकर पूछ ले कि सर बाबा बागेश्वर कैसे जान लेते हैं, तो अगर आप उनकी बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको जानकारी है। तो इनके पास जुमलेबाजी के अलावा कुछ कहने को है नहीं। आप आईआईटी में खड़े होके इस तरह के धार्मिक पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और आईआईटी का मोरल डाउन कर रहे हैं आप। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मोहन भागवत जेनजीज से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सबसे ईमानदार, हमसे भी ज्यादा ईमानदार अगर कोई है तो ये नई युवा पीढ़ी है। हमसे भी ज्यादा देशभक्त कोई बड़ा है तो वो ये युवा पीढ़ी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग तो इन्हीं जेनजीज को गाली दिया करते थे। इन्हीं जेनजीज को पता नहीं कहां कहां कौन कौन सा कनेक्शन जोड़ते थे, कभी पाकिस्तान से जोड़ते थे, कभी सोरोस से जोड़ते थे। क्या ये जवाब उनके लिए था? और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जवाब आया है। उन्होंने कहा है कि सवाल मत पूछिए, समाधान दीजिए। तो प्रधानमंत्री किससे कह रहे हैं समाधान देने के लिए? मोहन भागवत से कह रहे हैं क्या कि हम जिस कंडीशन में फंस गए हैं वहां से सत्ता भी जा सकती, कुर्सी हिल रही है, तो ऐसे में समाधान दीजिए कि कैसे बच पाए। ये मत बताइए क्या हो रहा है, सवाल मत पूछिए। और बाबा बागेश्वर तो प्रधानमंत्री को जिस तरह से याद आए हैं, आईआईटी दिल्ली में मजाक बनाया जा रहा है। क्या आप आईआईटी में खड़े होकर पाखंड को बढ़ावा दे रहे हैं क्या? करेंगे बात इन सभी मुद्दों पर। केपी मलिक जी बृहस्पतिकार हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और हमारे दर्शकों का भी। और दर्शकों से सर माफी चाहते हैं, बीच में हम एक आध दिन नहीं आए, तो उनसे हम जो है क्षमा याचना भी है और उनका हम हार्दिक धन्यवाद भी करते हैं। अच्छे कमेंट वो देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। जी। सर एक तरफ है मोहन भागवत जी, एक पावर सेंटर नागपुर में और दूसरा पावर सेंटर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। अब ये दोनों आपस में टकराते हुए नजर आ रहे हैं, बयानबाजी जिस तरह की हो रही है उसके मद्देनजर। क्योंकि मोहन भागवत एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि ये जो युवा पीढ़ी है जो सड़कों पर उतरी, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया, अपनी मांगों को लेकर मुखर हुए, वो कोई देशद्रोही नहीं है, वो सबसे बड़े देशभक्त हैं, सबसे ज्यादा ईमानदार हैं। ये बात कह रहे हैं भागवत जी। और मोदी जी कह रहे हैं कि सिर्फ सवाल मत पूछो, हमको समाधान भी बताओ। तो ये बात मोदी जी जो कह रहे हैं वो जेनजीज से कह रहे हैं, युवा पीढ़ी से कह रहे हैं, या भागवत जी से कह रहे हैं कि अपनी जान बचानी है तो हमको सॉल्यूशन बताओ, ये मत बताओ क्या हो रहा है। तो ये बात उस तरफ जा रही है, क्या पावर सेंटर टकरा रहे हैं या फिर युवाओं जो नई पीढ़ी है उसके लिए असल में कुछ सॉल्यूशन निकल रहा है, कुछ बातचीत हो रही है, कुछ नया करने की कोशिश हो रही है? हिमांशु जी, आप ये बताइए कि ये जो मोहन भागवत जी कह रहे हैं या मोदी जी कह रहे हैं, ये अभी क्यों कह रहे हैं? पिछले 12 साल में तो कहा नहीं इन्होंने इस तरह की चीजें। हम्म। इसको हमारे यहाँ गांव में कहा जाता है कि जब टोटा आता है या आप हम्म। कहते हैं किसी के घर में जो है तंगी हो जाती है, तो फिर वहां लड़ाई शुरू होती है। जब तक माल आ रहा हो, जब तक सब ठीक ठाक चल रहा हो, तब हर आदमी श्रेय लेता है और हम्म। बढ़िया चल रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे ही कोई जिम्मेदारी फिक्स हो जाए, जैसे ही कोई किसी के कुछ लेन देन की बात आए, फिर एक दूसरे के ऊपर टालने लगते हैं और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है घर। ठीक है। दूसरा, हम हम्म। पढ़ते हैं महर्षि वाल्मीकि की कहानी पढ़ते हैं और वो अंगुलीमाल की कहानी पढ़ते हैं। हम ये पढ़ते हैं कि वो साधुओं को घेर लिया वहां पे और कहा भाई जितना माल है रख दो। हैं, लुटेरे आ गए, तो वो तो हम्म। साधु हूँ, बोला हमारे पास क्या माल है? बोला नहीं है तुम्हारे पास। तो बोला अच्छा चलो माल तो है हमारे पास, हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन किसके लिए ले रहे हो? अरे बोला मैं अपने परिवार के, अपने रिश्तेदारों के, जानने वालों के लिए लूटता हूँ। तो बोला अच्छा तो आप पूछा उनसे कि अगर आपके ऊपर कोई विपत्ति आ गई तो आपका साथ देंगे? बोला अच्छा मुझे इतना मूर्ख समझ रहे हो कि मैं उधर जाऊँ और तुम भाग जाओ? बोला नहीं तो हमें बांध दे भाई, अपना कुछ इंतजाम कर ले तू। तो खैर वो गया परिवार में और उसने कहा कि भई मुझे विपत्ति आ गई है और ऐसे-ऐसे बात है, तो सारे परिवार वाले हमने मना कर दिया।
अरे भाई हमने थोड़ी कहा था तू लूट के हमें लाके दे, हम तो तुम्हारे साथ नहीं है। तो वो कहानी आज के टिन्नू यादव पे लागू होती है। अब कोई हम्म, परिवार वाला उसके साथ आएगा नहीं, तब तो सब मजे ले रहे थे। हम्म, अगर वो टिन्नू यादव के घर में 20,000 50,000 तनख्वाह आ रही होती और सब नॉर्मल चल रहा होता तो बढ़िया था। अब जैसे ही वो माल लूट के ले जाने वो खाली मैं एक व्यक्ति का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि उसमें तमाम है, वो चाहे 8 लोग हों, चाहे 50 लोग हों पीछे, वो एक सांकेतिक नाम है, उसमें कोई भी हो सकते हैं। कि जब आप हम्म, आय से अधिक कमा रहे हैं, जब आप और ये खाली उन्हीं की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई कर्मचारी हो, चाहे कोई बिज़नेसमैन हो, आज जो लूट के आप घर ले जा रहे हैं, वो किसको आप दे रहे हैं? और वो क्या उसका सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हिमांशु जी, अब ये हमारी जो बहस है, चर्चा है, थोड़ी दूसरी तरफ जा रही है। अगर मैं अध्ययन करता हूँ अपने जितने अधिकारी दोस्त हैं, नेता दोस्त हैं या कई सारे इन परिस्थितियों में, इन हालात में हमारी उम्र में पहुँच गए हैं, उनके बच्चे तो आवारा निकल गए सबके जिन्होंने पैसे कमाए रिश्वत से, इससे, उससे। वो तो बच्चे बीएमडब्ल्यू की गाड़ी लेके घूम रहे हैं पेट्रोल का, उनको पता ही नहीं है कौन-सा पेट्रोल डलवाना है। उनको पता ही नहीं है कौन-सा कपड़ा कितने का है, कौन-सा फल क्या है, उनको कुछ भी नहीं पता है। तो आपने तो अपनी औलाद को खत्म कर दिया। उसको अच्छे-बुरे में फ़र्क नहीं पता। उसको कपड़ा पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, कैसा पहनना चाहिए, ये नहीं पता। उसको सिर्फ़ ये पता है मैं अमीर हूँ, बहुत ज़्यादा हूँ, मेरे पास पैसे हैं, पैसे से सब कुछ हो जाता है। तो आपने तो अपने परिवार की आने वाली पीढ़ियों को तबाह कर दिया। संस्कार कहाँ दिया आपने? तो आप जाने-अनजाने ये चीज़ कर रहे हैं कि इतना रुपया ले रहे हैं आप, उस रुपए को लेके कहाँ जाएँगे, ये लोग सोच नहीं रहे हैं। और फिर ये कहते हैं कि ये इसलिए नहीं सोच रहे हैं क्योंकि उनकी बुद्धि, उनकी मति हर ली है ईश्वर ने क्योंकि ये कलयुग चल रहा है। ये तो ज्ञान की बात हो गई, एक जाट ज्ञान दे बैठ के और मिश्रा जी और पंडित जी बैठे रहे तो ये अच्छी बात नहीं है। है ना? वो ज्ञान आप लोगों का देने का काम है, पंडित लोग दें, हम तो जाट आदमी हैं, लठमार आदमी है वैसे मंदिरों-वंदिरों में भी बहुत ज़्यादा जाते नहीं, शिव भगवान को प्रणाम कर लेते हैं, भगवान राम को तो खेत में बैठ के दूर से प्रणाम करने वाली हमारी परंपरा रही है। खैर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज जो मैंने आपको ये उदाहरण दिया है, आज भारतीय जनता पार्टी में, संघ में, क्योंकि ये सब एक ही है, अलग-अलग नहीं है। तो आज जिस दोराहे पे ये खड़े हुए हैं, आज जो विपत्ति आ गई है, उस विपत्ति में अंदर भयंकर लड़ाई चल रही है। और उस लड़ाई के उदाहरण मैं दे देता हूँ आपको। भाई मोहन भागवत जी विपरीत बयान दे रहे हैं मोदी जी के और मोदी हम्म, जी विपरीत बयान दे रहे हैं मोहन भागवत के और इन दोनों के विपरीत दे रहे हैं योगी जी। और योगी जी के वहां सैंपल भर रही हैं उत्तर प्रदेश की गवर्नर। तो ये क्या जताता हम्म, है कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार के अंदर ही विरोध शुरू हो गया है, आपस में ही। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि वो जो मैंने कहा कि जब टोटा किसी के परिवार में आ जाता है, तो वहां परिवार में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं और उसका फायदा तीसरा व्यक्ति उठाता है। तो भारतीय जनता पार्टी में इन लोगों में अब लड़ाई शुरू हो गई है और लड़ाई इसलिए शुरू हो गई है कि जिन लोगों को आपने लूटा है, लूटना खाली पैसा ही नहीं होता। आपने इन जेनज़ीज़ का, इन युवाओं का हक लूटा है। आपने उनकी नौकरियाँ लूटी हैं। आपने उनका परीक्षाएँ लूटी हैं। आपने उनका जो एक बोलते हैं जो ज्ञान था, जो उनका क्या उसको स्किल उनका लूटा है आपने। आप मुझे ये बताइए एक परीक्षा हो गई और जो उसमें एक परीक्षार्थी है, जो बहुत इंटेलिजेंट है, वो तो फेल हो गया। और आपने एक जो है ऐसे बच्चे को जो मंदबुद्धि बच्चा है या वो इस लायक नहीं है, उसको आपने नकल करा के पास करा दिया। और सपोज़ करो वो बीबीसी की उसकी एमबीबीएस की परीक्षा है, वो तो डॉक्टर बन गया बड़ा और जो इंटेलिजेंट था, जो असली डॉक्टर था, वो फेल हो गया। तो ये जो नकल करके पास आया है, ये आपके हार्ट अटैक का इलाज कैसे करेगा 10 साल के बाद? तो आप जो ये इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, ईश्वर आपको उस चीज़ की सज़ा दे रहा है और जज जी भी दे रहा है और आपके परिवार में ये चीज़ें दिखाई दे रही। तो आप दूसरी बात क्या है कि आज सवाल पूछ रहे हैं मोहन भागवत जी या सलाह दे रहे हैं, इन्हीं के लोग, इन्हीं की पार्टी के लोग, इन्हीं के सांसद, इन्हीं के कार्यकर्ता, इन्हीं के संगठन के लोग कह रहे हैं कि वो देशद्रोही हैं जो जंतर-मंतर पे गए थे। वो तो सब विरोधी हैं, उसमें तो पाकिस्तान की चाल है। और मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि नहीं-नहीं कोई देशद्रोही नहीं है, वो अपने ही युवा हैं, उनसे बात गालीबाज विधुड़ी है ना सर, गालीबाज विधुड़ी जिन्होंने संसद में
एक मुस्लिम सदस्य को किस तरह से क्या-क्या कहा, मतलब उन शब्दों को दोहराते हुए भी शर्म आती है। वो फिर से मंच पर खड़े होकर कह रहे हैं वो पंचर बनाने वाले जो लोग हैं, अब ये पंचर बनाने वाले लोगों से आप किस समुदाय को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? आपको तो टिकट तक नहीं दिया बीजेपी ने आपकी हरकतों की वजह से। मोहन भागवत जी उनको ज्ञान दे जाकर, उनकी वीडियो डालकर कहें कुछ तो समझ में आता है। ये हवा-हवाई बातें करके और कि होना ऐसा चाहिए परिस्थिति, वो आदर्श परिस्थितियां मत गिनाएं, वो तो किताबों में लिखी है, कोई भी पढ़ लेगा। वो तो ज्ञान की बातें हैं। व्यवहारिक बातें क्या है? व्यवहारिकता ये है कि बीजेपी के नेता ही इन जेंजीज को गाली दे रहे थे, इनको बदनाम कर रहे थे, इनको एंटी नेशनल बता रहे थे। और भागवत जी ज्ञान बांट रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं ये जेंजीज सबसे ज्यादा ईमानदार है, हमारी पीढ़ी से भी ज्यादा। अगर उनकी ईमानदारी पर सवाल खड़े करने वाले भी तो आप ही हैं कि भागवत जी अलग चल रहे हैं, बीजेपी अलग चल रही है, नेता अलग चल रहे हैं, भागवत जी अपना ज्ञान बांटेंगे सर। देखिए हिमांशु, ये तो कुछ लोग मोदी जी की टीम के लोग हैं, नवरत्न हैं मोदी जी के। इसमें से एक आध नवरत्न छिटक गए हैं, आपने देखा होगा पिछले दिनों। वो कोई चूना चूना वाला थे और दूसरे जो ये सब थे, ये सब नवरत्न हैं। कोई एक साटिया है, दूसरा क्या है कि वो एक सूबे है वहाँ पे पार्लियामेंट में, एक ये विधुर, इस तरह की लंबी फ़हरिस्त भारतीय जनता पार्टी में है। इन नवरत्नों की कमी नहीं है, नवरत्न जो है अमित शाह जी लाए थे और ये अपनी भूमिका बहुत अच्छी निभा रहे हैं। आप अगर समुदाय की बात करते हैं, मुस्लिम समाज की बात करते हैं, अगर मुस्लिम समाज के किसी व्यक्ति से निजी तौर पे आप पूछें, वो ये कहेगा इतना मज़ा हमारा कभी नहीं आया, पिछले 40 साल में, जितना 2012 के बाद से आया हुआ है। कैसे? अरे! वो कह रहे हैं हमारे तो मज़े आ रहे हैं, हम तो बढ़िया काम कर रहे हैं, 5 किलो राशन मिल रहा है, इलाज फ्री है, ये सरकारी स्कूलों में शिक्षा मुफ्त है और जो पेंशन का रेट हम पहले ₹100 लेते थे, आज ₹300 लेते हैं। पहले जो गाड़ी अब गाड़ी की सर्विसिंग के जो 5,000 6,000 लगते थे, अब 18,000 लग रहे हैं, क्योंकि एथनॉल से खराब करके आप हमारे पास ही तो ला रहे हैं। जो रेट थे बढ़िया हमारा तो धंधा बहुत अच्छा चमक रहा है, हम तो ठीक कर रहे हैं। अब्दुल टाइट है इनके हिसाब से, अब्दुल जो टाइट है वो इनके हिसाब से टाइट है, उनके हिसाब से नहीं है। चुपचाप मुसलमान अपना काम कर रहा है और ये इसलिए उँगली उनको बार-बार कर रहे हैं कि ये बोल क्यों नहीं रहा? क्योंकि जितना एग्रेसिव होगा मुस्लिम समाज, उतना इनके लिए फ़ायदेमंद है। अब वो मुस्लिम समाज ऐसे लेट गया है जैसे कई बार हाथी बैठ जाता है या ऊँट बैठ जाता है या बैल थक के बैठ जाता है और उसको लाठी मारते हैं, चाबुक मारते हैं, खड़ा हो, काम पे लगो, वो लगता ही नहीं, वो पड़ा रहता है। तो मुसलमान ऐसे पड़ा हुआ है, अब वो उठ नहीं रहा है इनके लिए और ये इनके लिए नहीं उठ रहा तो इनका काम नहीं बन रहा है। इनको पेल दिया पिछली बार दलितों ने, पिछड़ों ने उत्तर प्रदेश में, कहाँ से कहाँ लाके खड़ा कर दिया इनको। जिस मंदिर पे ये 3 साढ़े 3 दशक से मलाई खा रहे थे अयोध्या मंदिर पे, वहीं से बाहर कर दिया इनको, पिछड़ों ने और दलितों ने कर दिया कि नहीं कर दिया? आपको आस-पास की सीटें हार गए आप बनारस की। बनारस की सीटें पे भी कई लोग संशय करते हैं, वो बात अलग है। अयोध्या के आस-पास की सीटें आप हार गए। वेस्टर्न यूपी में कितनी सारी आप सीटें हार गए। अगर आपका सब इतना बढ़िया था तो क्या हुआ? कहाँ चला गया मुसलमान? कहाँ हम्म, चला गया दलित? तो अब इनकी चीज़ें सारी समझ चुके हैं लोग, अब ये इनके घर में टोटा चल रहा है, लड़ाई चल रही है, अब एक-दूसरे के ऊपर आरोप-प्रत्यारोप चल रहे हैं। तभी तो सैंपल भरा हम्म, जा रहा है गोरखपुर में, आपने देखा नहीं कि वहाँ नकली तेल से खाना बन रहा है? वो 12 साल में हम्म, नहीं पता चला। वो यूपी में पिछले 9 साल से नहीं पता चला, अब पता चला है। सड़क हम्म, देखो कितनी अच्छी बनी है, कानपुर से लखनऊ तक की सड़क कितनी शानदार बनी है, अभी पता चला है 2 महीने पहले, जो 15 दिन सड़क नहीं चल रही है। नहीं तो 9 साल से तो चल रही थी। कानून व्यवस्था हम्म, कितनी टाइट है उत्तर प्रदेश में, देख नहीं रहे हैं आप? परिंदा भी पर नहीं मार पा रहा पूरे देश में। आतंकवादी जो है अमित शाह का नाम सुनकर काँपने लगते हैं और ये खुद ही काँप रहे हैं सदन में जाते हुए। तो इनके जितने जुमले, पोल-पट्टी थी वो सब खुल चुकी है। अब इनका समय समाप्त होने की तरफ है। बात लेकिन ये है कि मुझे प्रधानमंत्री हिमांशु अगर किसी आईआईटी में जाके भी धार्मिक इस तरह की बात करे कि भाई मैं बाबा बागेश्वर नहीं हूँ, आपको यही नहीं पता आप कहाँ खड़े हुए हैं, आपको यही नहीं पता कहाँ क्या बोलना है। आप सही बात। पार्लियामेंट में तो बोल नहीं पा रहे, आप पार्लियामेंट में तो जवाब दे नहीं पा रहे क्योंकि वहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन होगा आपसे। तो आप तो एक तरफ़ा बात करने वाले व्यक्ति हैं, आप तो मन की बात करते हैं। तो आईआईटी में कोई छात्र खड़ा होके पूछेगा नहीं सवाल और कोई पूछेगा भी तो उसको आप पकड़ लेंगे और उसी को देशद्रोही बता देंगे, उसी को कह देंगे कि ये हमारे विपक्षियों ने भेज दिया सवाल पूछने। अगर हम्म, कोई व्यक्ति इसमें जो जो बच्चे आईआईटी में पढ़ रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है वो इंटेलिजेंट होंगे
और जब ये बाबा बागेश्वर की बात करते हैं कि मैं तो हूँ नहीं भाई बाबा बागेश्वर कि मैं जान लूँ कि क्या होने वाला है। अगर कोई एक बच्चा इंटेलिजेंट खड़ा होके पूछ ले कि सर बाबा बागेश्वर कैसे जान लेते हैं? तो अगर आप उनकी बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको जानकारी है। तो इनके पास जुमलेबाजी के अलावा कुछ कहने को है नहीं। आप आईआईटी में खड़े होके इस तरह के धार्मिक पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और आईआईटी का मोरल डाउन कर रहे हैं आप। तो ये इस तरह से चीज़ों को चलाना चाह रहे हैं, उधर वो जा रहे हैं वहाँ पे रिलायंस में और वो बड़ा वो जो है जैन जी से बात कर रहे हैं मोहन भागवत जी। आज तक तो मोहन भागवत जी को पिछले 12 साल में किसी जैन जी की, किसी युवा की याद आई नहीं है, एकाएक कैसे याद आ गई? और दूसरे हम्म कौन से वकील हैं भाई वो? वो हैं क्या? उनका दायित्व क्या है? उनका पद क्या है? वो क्या चुने हुए कोई मंत्री-संतरी हैं, राष्ट्रपति हैं, गवर्नर हैं या उनके पास कोई सरकारी पद है या कोई सामाजिक पद है उनके पास? वो किस हैसियत से पूछ रहे हैं? तो ये जो जुमलेबाज़ी चल रही है, अब ये लोगों की समझ में आ गई है और पहले आप एक-एक वर्ग को निपटा रहे थे, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो दूसरा वर्ग हो, फिर आपने जातियों को निपटाना शुरू किया। अब ये जो जेन ज़ी है, इसका तो कोई वर्ग है ही नहीं। अरे भाई ये तो नौकरी परीक्षा देने वाले लोग हैं, किसी ने परीक्षा दे दी है, कोई परीक्षा देने की तैयारी कर रहा है, कोई परीक्षा दे चुका है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, तो ये सब इकट्ठे हो हम्म गए हैं। अब इकट्ठे होंगे, हम्म संतुष्ट आप इनको कर नहीं पाएँगे, क्योंकि इनको संतुष्ट करने का एक ही तरीका है, अच्छी शिक्षा दीजिए, पारदर्शी शिक्षा दीजिए, पारदर्शी परीक्षा दीजिए और भाई पारदर्शी साथ नौकरी दीजिए, वो तीनों आप दे नहीं पा रहे क्योंकि आपकी नीयत अच्छी है नहीं। तो आपका तो ये हाल हम्म करेंगे ही ये, उसमें कोई क्या कर हम्म लेगा? हम्म क्या करेगा कोई बताइए? इसीलिए ये बिल्कुल। डर डर की वजह से इधर-उधर बोलते फिर रहे हैं और जो बोलने के लिए जगह बनाई है, उसको मंगल मिलन, होली मिलन के लिए उसको जो है बैंक्वेट हॉल बना रखा है इन्होंने सदन को। जी। हम्म। अच्छा, प्रधानमंत्री जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं वो तो एक अलग कहानी है। प्रधानमंत्री पद के दावेदार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं वो भी देखना बड़ा दिलचस्प है। राम मंदिर पर उन्होंने पलटी मार ली। राम मंदिर को लेकर उन्होंने कह दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट कुछ कहे या फिर ट्रस्ट कुछ कहे तो हम हस्तक्षेप करें, हमारी कोई हैसियत नहीं है कि हम उसमें हस्तक्षेप कर पाए। अब वो अपने पुराने अंदाज में लौट चुके हैं। वहीं हिंदू मुसलमान, और मजेदार बात यह है, मजेदार नहीं है तो दुखद बात कहूंगा मैं, कि प्रशासनिक स्तर पर बैठे हुए बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो भी इन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। एक नेता को भी जो भाषा नहीं बोलनी चाहिए एक समुदाय के लिए, वो भाषा रामपुर के एसपी बोल रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ इधर मंच पर खड़े होकर कह रहे हैं कि आओ बच्चू, हम तुमको दंगा करना सिखाएं, तुम्हारी चूड़ियां कैसे टाइट होंगी हम बताएं। तो मतलब चुनाव आते ही इनका वो पुराना वाला फॉर्मूला फिर से निकल आया है। लेकिन आज की परिस्थितियां और जो पुरानी परिस्थितियां थी, बहुत फर्क है। तो ऐसे में ये क्या फिर से कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? देखिए हिमांशु 2 चीज़ें हैं जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि कोई अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी अगर इस तरह का आचरण करता है, तो वो जताता है, उसको पता है कि मैं अगर सत्ता की चापलूसी करूँगा, सत्ता के जूते चाटूँगा, तो उसका इनाम मुझे दिया जाएगा। क्योंकि कई लोगों को इनाम मिला है यहाँ पे, अब हम उनका ना नाम लूँगा मैं, ना व्याख्या करूँगा। आप अगर हम्म थोड़ा-सा भी अकल लगाएँगे या ढूँढेंगे, आपकी उत्तर प्रदेश की सरकार में भी ऐसे अधिकारी मिल जाएँगे, जो पहले अधिकारी थे, अब वो मंत्री-संतरी बने हुए हैं और केंद्र में भी मिल जाएँगे और इसी सरकार में नहीं, इससे पहले वाली सरकारों में भी मिल जाएँगे और कई सारे सुप्रीम कोर्ट के जज भी मिल जाएँगे, जो रिटायर होने के बाद में गवर्नर तक बन गए। तो हम्म ये उस परंपरा के लोग हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि ये सरकारें बदलती हैं, ये सत्ताएँ बदलती हैं, ये सियासी दल बदलते हैं, तो आप तो सरकार की कठपुतली रहना है आपको। आज जो है आप इसमें बता रहे हैं, कल को यही अधिकारी जो दूसरी सरकार आएगी, उसके जूते चाटना शुरू कर देंगे। इनकी तो फितरत है। और खाली यही थोड़ा ही है, इसमें तो पत्रकार भी हैं। आप देखते नहीं कई पत्रकार किस तरह के आचरण कर रहे हैं आजकल सरकार के जो राग दरबारी बने हुए हैं। और वो ऐसा नहीं है कि अभी बने हुए हैं, वो हमेशा बने रहते हैं। वो पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे वो। सत्ता अगर हम्म किसी दूसरे सियासी दल की आएगी, तो वहाँ भी उनका आचरण वही रहेगा, वहाँ भी वही करेंगे। तो ये तो आज हम्म की डेट में एक मानसिकता हो गई है कि इस तरह का आचरण करिए और अपना रबड़ी खाइए। दूसरी बात जो आप योगी जी की कर रहे हैं कि योगी जी के सारे मुद्दे योगी जी की कहाँ चली गई कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था पे चुनाव लड़िए, आपने तो बहुत अच्छी कानून व्यवस्था बनाई है।
आपने तो बहुत अच्छा बुलडोज़र चलाया, बुलडोज़र के नाम पे चुनाव लड़ी आप। आप उसी पे तो रिपीट हुए थे। ये बुलडोज़र क्यों नहीं चल रहा राम मंदिर के चोरों के यहाँ? ये बुलडोज़र क्यों नहीं चल रहा जिनके ऊपर युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज, गोली हुई है, लड़कियों के ऊपर बदतमीज़ियाँ उत्तर प्रदेश में लोग कर रहे हैं, उनके यहाँ क्यों नहीं चल रहा है ये? ये बुलडोज़र का डीज़ल खत्म हो गया है क्या? तो करिए आप, क्योंकि अब इनको लग गया है कि पोल पट्टी खुल गई है, कुछ नहीं होगा। चलवा दीजिए आगरा के जैन साहब के यहाँ बुलडोज़र, कि कैसे 15 दिन में ये हाईवे टूट गया। और ये आप क्या पंखे से सुखाएँगे रोड को? तो ये जो मज़ाक आपने देश में और दुनिया में हमारा बनाया है, चलवा दीजिए उनके यहाँ, तो बुलडोज़र खत्म हो गया। तो जब घूम फिर के कुछ नहीं बचा, तो आखिरी मुद्दा वही बचता है हिंदू-मुस्लिम का, और उसमें दम है नहीं, वो मैं पहले कह चुका हूँ, वो हाथी बैठ गया वो। वो बैल बैठ गया, उसको इंजेक्शन लगाते रहिए, कील मारते रहिए, उसको चाबुक मारते रहिए, वो खड़ा होने वाला नहीं है। उसने मना कर दिया, जवाब दे दिया, मैं कुछ नहीं करूँगा। तो आप कितना इसको मुस्लिम को भड़काओगे, दलितों को भड़काओगे, जातियों में बाँटोगे, तो कुछ नहीं हो रहा है। अब लोग वाजिब बात कर रहे हैं, जेन ज़ी बात कर रहे हैं, वो युवाओं की संख्या ज़्यादा है, वो ज़्यादा तादाद में मतदाता आपको दिखाई देंगे नई सूची में, और वो सवाल पूछ रहे हैं, और जो वो सवाल पूछ रहे हैं, उनके जवाब आपके पास नहीं है। तो अगर आपके पास जवाब नहीं है, तो फिर आपका सत्ता से बाहर जाना तय है। बहुत दिन हो गए हैं, तो अब नए को मौका दीजिए। जी। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, हमारे दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। वो किस तरह से देख रहे हैं, कमेंट करके हमको बता सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया।